जय हिंद दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पीछे की क्लास में हम क्लास 12 की जो पोल साइंस है, पॉलिटी, उसमें हम सेकेंड चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें हम देखे थे कि किस प्रकार से कई वर्षों तक जो है क्या कांग्रेस का प्रभुत्व जो है दबदबा कह सकते हैं कि बना रहा कांग्रेस का, और उसे धीरे धीरे वो जो दबदबा है, वो जो दिलचस्पी थी लोगों की कांग्रेस के प्रति, वो धीरे धीरे कम होता गया और कांग्रेस की जो भूमिका है राजनीति में वो धीरे धीरे कम होता गया और अलग अलग पार्टी की जो सरकार है वो बनती गई। लेकिन शुरुआती में जो है, स्टार्टिंग में जो है कांग्रेस का ही दबदबा बना रहा, एक तरह से वो बॉस बन के बैठा था, इसलिए उसे कहा गया था एकल प्रभुत्व का दौर। आज की जो चैप्टर है क्लास 12 की पॉलिटी का थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे वही जो, देखिए, आज़ादी तो मिल गई हमें, फिर हमने अपना संविधान भी लागू कर दिया, पहला इलेक्शन भी करवा लिया, लगातार जो है 3 वर्षों तक 1967 तक लगातार जो है कांग्रेस ही प्रभुत्व में बना रहा। तो यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन बात ये आती है कि हम सिर्फ क्या, आज़ादी मिल गई हमें, हम सिर्फ इलेक्शन करेंगे हो गया? बच्चों का खेल थोड़ी ना ये देश चलाना। उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे हम अपने देश को और भी देश से आगे या फिर उसके हम कंपटीशन में ला सकते हैं, उसके जो है, ताकि हमें उससे फेस करना पड़े तो हम कैसे उससे फेस करेंगे क्या? तो इसके लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, जिसके कारण हम क्या करेंगे, अपने देश में जो है आर्थिक समृद्धि भी लाएंगे और आर्थिक विकास भी लाएंगे और इसको लेकर हम देश को एक बुलंदी तक ले जाएंगे। तो इसके लिए एक प्लानिंग चाहिए, एक योजना चाहिए। तो ये योजना कैसे गठित होगा, किस प्रकार से हम इसका निर्माण करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले आपका जो है समय जो है अभी एग्जाम को लेकर बहुत कम है और फिर भी आपको जो अपनी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से करना है। तो अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपका सारा सब्जेक्ट का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ जो है अवेलेबल है और लेक्चर भी अवेलेबल है, और प्लस में आप फ्री में टेस्ट भी वहाँ पे जाकर दे सकते हैं, और आपकी जो हिस्ट्री के जो है पूरे सब्जेक्ट, पूरे जो हिस्ट्री है ऑल चैप्टर का पीडीएफ और लेक्चर भी अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर डिवीजन कर सकते हैं और तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम क्या है? नियोजित विकास की राजनीति। चैप्टर का नाम क्या है? नियोजित विकास की राजनीति। चलिए, नियोजित विकास की राजनीति। तो आजादी के बाद के शुरुआती 2 दशक में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए, यानी जब आजादी मिली तो 2 दशक यानी 10 वर्ष। तो 2 दशक यानी लगातार जो उसी 20 वर्षों के समय में पहले हमने ये सोचा कि किस प्रकार से हम अभी जो है हमें आजादी मिली थी किस दौर में? उस दौर में हमें आजादी मिली थी कि सारे जो कंट्री है, जितने भी कंट्रीज है, वो सभी जो है क्या थे? तो सभी जो है उन्नत थे, सभी जो विकसित हो चुके थे। लेकिन हमें ऐसी स्थिति में छोड़ा गया, आजादी मिली जिस स्थिति में उभरने से उसे हमें बहुत जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उस समय हमने ये सोचना पड़ा कि कौन सा हम निर्णय ले जिससे हम आधुनिक भारत जो है बन सके, यानी आधुनिक जो समय है, अभी की जो आधुनिक समय है, उसको लेकर हम उस स्थिति में आ सके। इसके लिए हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए? तो प्रयास किया गया और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को की विकास परियोजनाओं की भूमिका जो है मुख्य रही, यानी इसमें ज्यादा भूमिका निभाया तो कौन? तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही।
चलिए इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, उसको देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विकास को लेकर मुख्य बहसें जो है क्या चली, कि हम विकास कैसे करेंगे अपने देश का, उसके लेकर आपस में जो बहस चली थी नेताओं के बीच, वो कैसी बहस थी, और कौन सी राजनीतिक जो है फैसले जो है अपनाए गए, तो बहस कैसा रहा, और इनको लेकर अहम फैसले क्या लिए गए। ये जो बहस है उनको लेकर फैसले क्या लिए गए, और पहले 2 दशकों में हमारे नेताएं जो है उन्होंने कौन सी राजनीतिक जो है पहल की, अपनी रणनीति, कौन से रणनीति अपनाए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन ये जो रणनीति अपनाए उन्होंने, जो प्लानिंग किया उन्होंने, उससे हमें क्या हासिल हुआ, क्या हमें प्राप्त हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। और बाद के सालों में इस रणनीति का क्यों छोड़ दिया गया, बाद में जो है ये प्लानिंग जो है, ये इस योजनाओं को छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ दिया गया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चैप्टर की तरफ। वही पीछे जो देखे थे, आजादी के बाद शुरुआती 2 दशक में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास के लिए प्रयास हुए उसका, और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विकास की परियोजनाएं जो है मुख्य भूमिका निभाए, यानी सार्वजनिक क्षेत्र जो है इसमें ज्यादा योगदान दिया भारत को आधुनिक बनाने में। भारत को आधुनिक बनाने में ज्यादा भूमिका दिया कौन, तो सार्वजनिक क्षेत्र। आप देखिएगा तो उस समय क्या था, तो उस समय ये बात है कब की, तो यही हम लोगों की जो संविधान जो है लागू हुआ 1950 के दशक में, 1950-60 के दशक की बात है। तो उस समय पश्चिमी जो देश है, वेस्ट कंट्रीज, वहां पे औद्योगिकरण जो है स्टार्ट हो गया था, बड़े बड़े जो है उद्योग जो है कारखाने जो है लग चुके थे, और धीरे धीरे वो सब समृद्ध हो रहे थे, धीरे धीरे समृद्ध हो रहे थे। और हमारी जो इच्छा क्या थी कि हम किस प्रकार से अपने भारत को आधुनिक बना सकते हैं, और कैसे हम जो है क्या, कौन सी नीति अपनाएंगे जिससे हम भारत को आधुनिक बना सके, और अभी की जो मांग है इस समय की, उसकी मांग को हम पूरा कर सके। तो मांग क्या थी, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की मांग थी कि बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज लग रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं, और वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो ये तो विश्व की मांग थी। तो विश्व में इसको लेकर, उद्योगों को लेकर क्या चल रहा था, तो इस्पात की मांग चल रही थी, स्टील का, इस्पात का जो है मांग चल रहा था। और क्यों, क्योंकि औद्योगिकरण का जो है दौर चल रहा था, औद्योगिकरण का दौर चल रहा था, इसलिए स्टील का जो है मांग जो है ज्यादा थी, स्टील की मांग ज्यादा थी इस्पात की, और भारत के पास स्टील था। तो हमारे नेताओं ने क्या सोचा, तो भारत ने इसको लेकर सोचा कि पूरे विश्व में जो क्या चल रहा, तो अभी औद्योगिकरण चल रहा है, और उसे स्टील की जो इस्पात की जो है आवश्यकता है, इस्पात की आवश्यकता है, और हमारे पास इस्पात है, तो हम इसे एक अवसर के तौर पे यूज कर सकते हैं इसका, कि हमारे पास एक अवसर है, हम इस्पात का जो है, इस्पात को हम क्या करेंगे, उसका निर्यात करेंगे, और उससे हमें जो लाभ जो प्राप्त होगा उससे हम अपने देश के लिए खर्च करेंगे, देश के लिए खर्च करेंगे। तो एक लाभ, एक जो अवसर के रूप में देखा लोगों ने, भारतीय लोगों ने क्या देखा, भारतीय नेताओं ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, एक अवसर के रूप में देखा। किस लिए, क्योंकि वो भारत को भी आर्थिक विकास में तब्दील करना चाहते थे, भारत को क्या करना चाहते थे, तो आर्थिक विकास में तब्दील करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अवसर के रूप में देखा। तो औद्योगिकरण के कारण विश्व में क्या चल रहा था, तो इस्पात की मांग, भारत इस अवसर को आर्थिक विकास से तब्दील करना चाहते थे, इसको एक अवसर के रूप में देखा, और भारत को आर्थिक विकास से तब्दील करना चाहते थे। लेकिन हमारे यहाँ इस्पात थी कहाँ, तो ज्यादातर जो है अधिक मात्रा में इस्पात ये उड़ीसा में था। कहाँ था, तो इस्पात की संभावना जो है उड़ीसा में अधिक थी इस्पात की संभावना। दृष्टिकोण क्या रहा,
क्या दृष्टिकोण रहा इस बात को लेकर, तो भारत सरकार ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और कहा कि अगर हम इस बात को निवेश करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, हमें जो है लाभ मिलेगा और उससे हम अपने देश को जो है देश का विकास कर पाएंगे, देश का विकास कर पाएंगे। और पूरे विश्व में जो है उद्योग की मार चल रही है, फैक्ट्रीज जो है, और हमारे यहाँ अगर उद्योग नहीं रहेगा तो हम क्या विकास कर पाएंगे। पुराने जो है यही अभी सब क्या अभी मशीन से कपड़े बना रहे हैं और हम सुई धागे से कपड़े बनाकर अभी क्या दुनिया को टक्कर दे सकते, नहीं दे सकते। तो इसलिए लोगों ने क्या सोचा, भारतीय लोगों ने, कि अगर उद्योग नहीं होगा, उद्योग जो है नहीं होगा तो विकास भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी समय की मांग वही है कि उद्योग भी हो, तो इसलिए हमें वो करना पड़ेगा, उद्योग की जो स्थापना करना पड़ेगा। तो दृष्टिकोण ये रहा सरकार का। लेकिन इसको लेकर पर्यावरणविद जो है, जो पर्यावरण के संरक्षक होते हैं, ज्यादातर जो है पर्यावरण के लिए जो आंदोलन करते रहते हैं, तो उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने कहा कि ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम उड़ीसा से इस्पात निकालेंगे तो उसके लिए जमीन की खुदाई करनी पड़ेगी, और जमीन की खुदाई करेंगे तो जमीन की जो उर्वरक शक्ति है, जमीन को जो क्षति पहुंचेगा, तो इस कारण पर्यावरण को हानि होगा, तो पर्यावरण को हानि होगा तो हमें हानि होगा, और इस तरह से भारत खत्म। तो पर्यावरण जो है विद जो है इनका कहना है कि अगर हम खनन करेंगे तो इससे प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण फैलेगा तो लोग जो है भारत से भागने लगेंगे और दूसरे जगह जाकर बसने लगेंगे, तो इससे भारत जो है तहस नहस हो जाएगा पूरी तरह से। एक इसका मानना है, तो ये पर्यावरणविद का मानना है। लेकिन हमारे जो नेता थे, उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि हमें उद्योग लगाना पड़ेगा, अगर उद्योग नहीं लगाएंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। नॉर्मली जो है अगर विकास की बात करें तो पर्यावरण और विकास एक जगह आकर, कितना भी आप कोशिश कर लो, एक जगह आकर टकरा ही जाती है, एक जगह आकर वो टकरा ही जाती है। तो यहाँ पे हमें जो है कुछ समस्याएं जो आ ही जाती है कि अगर हम विकास को देखेंगे तो पर्यावरण जो है उसको क्षति पहुंचेगा, अगर हम पर्यावरण को देखेंगे तो हम समय की मांग को लेकर अभी हम पीछे ही रह जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आकर टकरा ही जाती है। तो उस समय क्या चल रहा था कि भारत सरकार ने इस बात की जो मांग है उसे एक अवसर के रूप में देखा, और उन्होंने सोचा कि हम अगर इस बात को निवेश करेंगे तो इससे रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो हमें जो है क्या, हमारे देश जो है विकास की तरफ जो है बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो पर्यावरणविद जो है उनका क्या रुख रहा, तो सोचते थे कि खनन अगर होगा इस बात को निकालने के लिए तो इससे प्रदूषण फैलेगा और इससे लोगों का विस्थापन होगा। तो यहां तक तो क्लियर। अब इसमें बात आती है कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा में इस्पात का जो है, इस्पात का भंडार है, वहां पे अधिक मात्रा में इस्पात है। तो अगर उड़ीसा से हम इस्पात लेते हैं तो इस्पात उड़ीसा अगर दे रहा है, ये भारत का ही है हिस्सा, भारत का ही क्षेत्र है। तो अगर हम उड़ीसा से इस्पात लेते हैं तो उड़ीसा को कैसा विकास चाहिए, हमारे सामने एक प्रश्न जो है खड़ा होता है कि उड़ीसा को कैसा विकास चाहिए, विकास कैसा, उसे विकास चाहिए उड़ीसा को, तो कैसा विकास चाहिए, तो उड़ीसा को ऐसा विकास चाहिए जहां पे केवल एक व्यक्ति फैसला नहीं लेगा। क्या? फैसला लेने का काम केवल एक व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि करेगा कौन, तो वहां पे अर्थशास्त्री करेंगे, अर्थशास्त्री करेंगे, और पर्यावरणविद जो है वो भी करेंगे इसमें, और खनन विशेषज्ञ जो है उनका जो समूह है वो मिलकर करेंगे। यानी अर्थशास्त्री, पर्यावरणविद और जो खनन करेंगे उनका एक ग्रुप होगा, खनन के बारे में जिनको ज्ञान प्राप्त होगा, विशेषज्ञ है वो, उनके एक ग्रुप होंगे, तो सभी मिलकर फैसले लेंगे। कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेगा और सभी मिलकर फैसले लेंगे, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा, जो वहां पे प्रतिनिधि होगा, यानी जनता ने जिसे चुनकर वहां पे भेजा है, अंतिम फैसला उसी का होगा। पहली बात कि वहां पे फैसला कोई एक नहीं लेगा, कि वहां पे कोई एक आदमी फैसला नहीं लेगा।
फैसला लेगा तो कौन, तो अर्थशास्त्री, पर्यावरणविद और खनन विशेषज्ञ जो समूह है वो सब मिलकर एक फैसला लेंगे और अंतिम निर्णय इस सब में किसका होगा, अंतिम निर्णय होगा इसमें राजनीतिक जो प्रतिनिधि है जिसे जनता ने चुनकर भेजा है उसको जो है अंतिम निर्णय होगा। चलिए, तो उड़ीसा कैसा विकास चाहता है कि जहां पे निर्णय लेने का अधिकार किसी एक के पास ना हो, निर्णय लेने का अधिकार किसी एक के पास ना हो। औद्योगिकरण जो है इस प्रकार से पूरे विश्व में जो है इंडस्ट्री जो लग रही थी, उद्योग जो है लग रहे थे और भारत भी उसी राह पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर हमने ये तो देख लिया कि उड़ीसा को कैसा विकास चाहिए, तो बात दूसरा प्रश्न हमारे सामने एक खड़ा हो गया कि मान लिए उड़ीसा को तो ये ऐसा विकास चाहिए कि वहां पे एक व्यक्ति जो निर्णय नहीं लेगा, निर्णय लेने का अधिकार अर्थशास्त्री, पर्यावरणविद और जो उत्खनन करने वाले जो विशेषज्ञ है ये सभी का ग्रुप होगा और उस ग्रुप मिलकर, वो सारे ग्रुप मिलकर एक निर्णय लेंगे और सबसे अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राजनीतिक प्रतिनिधि जो है जिसे जनता चुनकर भेजी है उसका अधिकार रहेगा कि हम अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन दूसरा प्रश्न सामने आता है कि अब भारत को कैसा विकास चाहिए, क्या भारत को ही वैसा ही विकास चाहिए, कैसा विकास चाहिए भारत को, तो भारत को ऐसा विकास चाहिए जहां पे हमें ना सिर्फ आर्थिक समृद्धि हो बल्कि आर्थिक विकास भी हो। क्या, आर्थिक विकास भी हो, आर्थिक समृद्धि भी हो और सामाजिक न्याय भी हो। क्या हो, तो सामाजिक न्याय भी हो, ऐसा विकास भारत को चाहिए। भारत को कैसा विकास चाहिए, तो आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय, ये तीनों मौजूद हो ऐसा विकास भारत को चाहिए, ऐसा विकास भारत को चाहिए। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है, तो आर्थिक समृद्धि यानी आपके पास जो है पैसे की जो है उन्नति होना, पैसे जो है अधिक हो गए, धन संपत्ति जो है अधिक हो गया तो आप समृद्ध हो गए। लेकिन जब आप समृद्ध हो गए तो जरूरी नहीं है कि आप विकास की जो है राह पे चल रहे हो। क्या, मान लीजिए पहली बात तो ये क्लियर है कि आर्थिक समृद्ध विकास क्या होगा, आर्थिक विकास में व्यक्ति का जो उसकी सामान्य जो आवश्यकता है वो उसको मिले, जैसे वो शिक्षित हो, स्वस्थ हो और वो अच्छे व्यवहार जो है उसकी रहे और उसकी जो आवश्यकता है, सामान्य आवश्यकता वो उसे मिले, उसकी पूर्ति हो, ये आर्थिक विकास होगा। और आर्थिक समृद्धि क्या होगा, तो आर्थिक समृद्धि यानी ये पैसों की जो है बढ़ोतरी। सिंपल समझिए, रुपया कमा रहे हैं, रुपया आ गया तो हम, ज्यादा पैसा आ गया तो हम समृद्ध हो गए। लेकिन ज्यादा पैसा आ गया तो जरूरी नहीं है कि हमारे घर में सब स्वस्थ ही हो। क्या, हम उस पैसा का इस्तेमाल कैसे करते इसके अनुसार जो है पता चलेगा कि ये हम विकास की राह पे चल रहे या नहीं। मान लीजिए दो परिवार है, एक परिवार में एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपए की लॉटरी लगी, 50,000। एक व्यक्ति के पास, व्यक्ति ए, इसके पास, इसको 50,000 की लॉटरी लगी और एक व्यक्ति है दूसरा बी, इसको 2 लाख की, 2 लाख की लॉटरी लगी, इसके पास 50,000 और इसके पास 2 लाख। ठीक, इसने क्या किया अपने पैसे को, इसने अपने पैसे को, कुछ पैसे को क्या किया, तो अपने बच्चे को पढ़ाने में लगा दिया, पढ़ाई के लिए पैसे खर्च किए। कुछ पैसे जो इसने अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लिए और कुछ पैसे से इसने अपने घर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति किया। क्या किया, और इसने क्या किया, जिसको 2 लाख मिला, 2 लाख ज्यादा पैसा है तो ये कुछ ज्यादा करेगा। ज्यादा क्या करेगा, तो एक कोको कोला का शौकीन हो जाएगा, कोको कोला का शौकीन हो जाएगा, नाच गाने इसे ज्यादा पसंद आने लगेंगे।
नाच गाने ज़्यादा पसंद आने लगेंगे तो ये खर्च ज़्यादा करेंगे, कहीं यहाँ जाएंगे इस पार्टी में, कभी वहाँ उस पार्टी में, दिन रात जो है कोको कोला जो है ले रहे हैं। तो यानी ये क्या करेंगे, तो ये कर रहा है क्या, तो पैसे को जो है गलत जगह पे यूज कर रहा है, शराब में, नाच गाने में, पार्टी में, नए नए जो है फैशन में, इस सब में इन्वेस्ट कर रहा है इसको। लेकिन ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने घर की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में, और जो बच रहा है उसको ये बैंक अकाउंट में सेव कर रहा है। तब बताइए क्या ये विकास कौन करेगा? समृद्ध कौन है? पैसा किसके पास ज्यादा है? तो 2 लाख इसके पास है, इसके पास 50,000 है। 2 लाख के आगे 50,000 की क्या औकात? तो 2 लाख वाले जो क्या समृद्ध है, लेकिन क्या वो विकास की राह पे चल रहा है? नहीं, तो विकास कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पैसे का सही यूज नहीं कर रहा, पैसे का सही यूज नहीं कर रहा, दिन रात जो है कोको कोला पी रहा है, तो कैसे विकास करेगा? और ये जो है पैसा है, कम में पैसा है लेकिन सही जगह पे यूज कर रहा है, तो ये विकास करेगा। इसलिए विकास और समृद्धि में बहुत अंतर है। समृद्धि यानी आपके पास पैसे का होना, और विकास यानी आपके पास जो है आपकी सामान्य जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होना, और आपका जो आप स्वस्थ हो, आप शिक्षित हो, और आपकी जो सामान्य आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, ये विकास हुआ। तो एक बात एक क्लियर हुआ कि अगर आर्थिक विकास है तो आर्थिक समृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम विकास कर चुके हैं तो यानी हमारे पास पैसा आया होगा, पैसा होगा तभी तो हम पैसे को खर्च किए होंगे सही जगह पे। तो इसलिए अगर हमारा विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, तो पहले आर्थिक समृद्धि हुई होगी, ये जरूरी है, ये फिक्स है कि आर्थिक विकास हुआ है तो आर्थिक समृद्धि हुई होगी, फिक्स है। लेकिन आर्थिक समृद्धि है तो आर्थिक विकास होगा, ये फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम पैसे को खर्च कैसे करते हैं। अगर सही खर्च करेंगे तो विकास होगा, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में, आर्थिक समृद्धि में हम अंतर समझ चुके हैं। चलिए, तो भारत का जो विकास की जो इच्छा थी कि हमें कैसा विकास चाहिए, तो उसके लिए कैसा विकास चाहिए, तो वहां पे आर्थिक विकास भी हो और आर्थिक समृद्धि भी हो। यानी हमारे पास पैसा भी हो और लोग स्वस्थ भी हो, लोग शिक्षित भी हो, और उनकी सामान्य जो आवश्यकता है वो भी उसकी पूर्ति हो, और सामान्य न्याय भी उसको मिले। ऐसा जो हमें विकास चाहिए। ठीक, तो इसको लेकर दृष्टिकोण क्या था, तो 2 दृष्टिकोण था। सोच क्या थी? 2 सोच, एक वामपंथ और एक दक्षिणापंथ। वामपंथ, दक्षिणपंथ। वामपंथ क्या, तो ये गरीब और वंचित लोगों की जो है वकालत करता है। ये गरीब और वंचित लोगों की वकालत करता है। कहने का अर्थ हुआ कि गरीब लोगों के सपोर्ट में रहता है, और जिन्हें संसाधनों का लाभ नहीं पहुंच पाता है, जो संसाधनों से वंचित रह जाते हैं, संसाधनों के लाभ से, उनकी मांग को ये लेकर चलता है और उनके सपोर्ट में खड़े रहता है। और ये विरोध करता है किसका, तो पूंजीपतियों का। पूंजीपतियों का ये विरोध करते हैं, जो संपन्न लोग हैं, धन संपन्न लोग हैं, और उनका विरोध करते हैं, और ये कहते हैं कि उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो ये लाभ है, जो सरकारी ये जो लाभ है, वो मिलना चाहिए किसको, तो ये गरीबों को मिलना चाहिए। ये जो संसाधन से वंचित रह जाते हैं, संसाधनों के लाभ से, उनको मिलना चाहिए, ना कि जिसके पास पहले से पैसा है हम उसको और पैसा दे रहे हैं। जिसके पास पहले से संसाधन जो है उसको हम और संसाधन दे रहे हैं, और जिसके पास है ये नहीं, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है उसके पास। तो इसका जो सोच कैसा था, तो वामपंथ जो है इसका मानना था कि हम संसाधन जो है, हम जो आवश्यकताएं जो है, ये किसकी आवश्यकताएं की पूर्ति करेंगे, हम गरीबों की आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, जो संसाधनों के लाभ से वंचित रह जाते, जिससे संसाधन नहीं पहुंच पाते, जिसे हम अगर कोई भी स्कीम लाते हैं और उस स्कीम उसके पास नहीं पहुंच पाता है, उसका लाभ वो नहीं उठा पाता है, तो उसकी हम मदद करेंगे, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। और पूंजीपति जिसके पास पैसा है, जो एकदम समृद्ध है, उसके हम सपोर्ट में नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो दक्षिणपंथी जो है, दक्षिणापंथी जो लोग हैं, ये क्या
इनका क्या दृष्टिकोण है? तो इनका दृष्टिकोण है कि आर्थिक विकास कैसा हो? तो प्रतिस्पर्धा का, कैसा? टक्कर का। यानी हम पूंजीवादी को भी क्या करेंगे? उसकी भी मांग पूरी करेंगे और गरीबों की भी मांग पूरी करेंगे, गरीबों की भी मांग पूरी करेंगे और ये पूंजीवादी जो है उसकी भी मांग हम पूरी करेंगे। सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि जो भी निर्णय लेना होगा कंपनी अपना, मान लीजिए कंपनी है तो कंपनी को क्या करना है, कैसे उसको डील करना है, किस प्रकार से उसकी नीति बनानी है, कंपनी को पॉलिसी जो है उसका, ये सारा निर्णय कंपनी खुद लेगा। सरकार इसमें अगर कुछ कर भी रही है कंपनी तो सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सरकार को उससे मतलब नहीं है। तो ऐसा समझो कि सरकार भूल ही जाए कि उसके यहाँ कोई कंपनी भी है, कोई मतलब नहीं है कंपनी से, ऐसा उसको चाहिए था, ऐसी उसकी सोच थी। दृष्टिकोण कैसा था? ये दृष्टिकोण किसका था? तो ये दृष्टिकोण जो है दक्षिणपंथी लोगों की, कि वो चाहते थे कि हम पूंजीवादी को सपोर्ट करेंगे और बाजार की जो है वकालत करेंगे, पूंजीवादी की वकालत और बाजार की वकालत करेंगे और सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि वामपंथ जो लोग हैं उनका कैसा दृष्टिकोण था? तो उनका दृष्टिकोण था कि गरीब और संसाधनों से जो वंचित हो जाते हैं जो लोग, हम उनकी वकालत करेंगे, उनकी मांगों की, उनकी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करेंगे, ना कि हम जिसके पास पहले से पैसा है उसको हम और पैसा देंगे। तो ये गलत हो जाएगा। ये मानना है किसका? ये मानना है वामपंथ के लोगों का। और जबकि दक्षिणपंथी लोगों का मानना है कि हम पूंजीवादी को भी लाएंगे, क्योंकि अगर पूंजीवादी नहीं रहेगा तो ज्यादा जो है यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, ज्यादा जो है निर्यात नहीं हो पाएगा, तो हमें ज्यादा लाभ नहीं होगा, ज्यादा आय जो है हमें प्राप्त नहीं होगा, तो इससे हम विकास नहीं कर पाएंगे। ये मानना है किसका? दक्षिणपंथी लोगों का। चलिए, नियोजित विकास की राजनीति। अब ये क्या है नियोजित विकास की राजनीति? ये क्या है नियोजित विकास की राजनीति? तो अगर आप देखिएगा तो आपके घर में आपके पिताजी घर चलाते हैं, तो घर चलाते हैं तो घर के मुखिया तो क्या करते हैं? घर के मेन सदस्य मुखिया है, तो घर को चलाने के लिए वो एक प्लानिंग करते हैं कि उनके पास, वो पहले तो प्लानिंग क्या करते हैं? पहले वो करेंगे कि उनकी जो सैलरी है, उनका जो आय है वो कितना है, आय कितना है, फिर वो खर्च कितना करते हैं, इसमें से खर्च क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, और इस सब खर्च को लेकर वो बचत कितना कर पाते हैं। इन सब को ध्यान में रखकर वो क्या करेंगे? एक योजना बनाएंगे। आपको क्या पता होगा, ध्यान दोगे तब तो। पैसा मिलिए रहा है, खाना पीना मिलिए रहा है, सब कुछ जो है फोकट में मिलिए रहा है, कुछ कर ना रहे, तो ध्यान कहाँ जाएगा कि कैसे जो चलाते हैं? क्या, कहां से ध्यान जाएगा? सब जो है क्या कंफर्ट जोन में जो है ये है, सब कुछ जो करे एक बात में मिल रहा है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं? पहले तो उनका आय कितना है, फिर खर्च कितना वो करते हैं, कितना उनका इन सब को लेकर, उसके बाद लास्ट में उनको कितना बचता है, इस सब को लेकर वो एक प्लानिंग करते हैं कि हम इतना पैसा है तो हम इसमें क्या करेंगे कि इतने पैसे हम खर्च करेंगे, जो भी खर्च हो, घर के खर्च हो, पढ़ाई की, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो, और जो भी जो है आवश्यकता है कि जो खर्च हो उसको लेकर, और कितना हम बचत करें, इस सब को लेकर एक प्लानिंग करते हैं और इसके अनुसार वो चलते हैं, ताकि हम क्या कर सके? आगे बढ़ सके, विकास की ओर हम बढ़ सके। इसको लेकर एक प्लानिंग करते। तो अब एक परिवार को चलाने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। तो आप बताइए, इतना बड़ा देश है तो इस देश को चलाने के लिए क्या प्लानिंग की आवश्यकता नहीं? डायरेक्ट जो हम आए खुद कर आए और कहे कि हम देश चलाएंगे, देश चलाएंगे। देश को क्या कोई गाड़ी है कि हम
उसमें रस्सी बांध दिया, आगे से नहीं चल रहा है तो आगे से खींच रहे चल रहा है। तो ऐसे नहीं चल रहा है। देश को चलाने के लिए क्या, पहले तो हमें वहां पे आय कितना है, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो, प्रति व्यक्ति आय हो, कितना आय है, इस सब को लेकर कहाँ कहाँ खर्च क्या होता है, कहाँ गलत खर्च होता है, फिजूल के खर्च होते हैं, कहाँ पे जो सही खर्च होता है, सबको लेकर एक प्लानिंग बनाना पड़ता है और उस प्लानिंग के अनुसार चले, ताकि हम क्या कर सकेंगे, विकास की ओर बढ़ेंगे। तो इसको लेकर क्या किया गया, तो एक योजना बनाया गया, एक प्लानिंग की गई, विकास के लिए एक प्लानिंग की गई, नियोजित विकास की राजनीति, और इसको लेकर एक इसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो नियोजित विकास की राजनीति, इसमें क्या होगा, तो उस समय चल क्या रहा था, चल यही रहा था कि विकास को लेकर अगर देखें तो पश्चिमी देश जो है औद्योगिकरण चल रहा था। पश्चिमी देशों में जो वेस्ट कंट्रीज है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है चल रहा था, इंडस्ट्री जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री बन रहे थे, उनका निर्माण हो रहा था, उद्योग जो है लग रहे थे, कारखाने लग रहे थे, ये चल रहा था विकास। आधुनिकीकरण अपना रहे थे सब। आधुनिकीकरण में क्या, तो उदारवाद और पूंजीवाद को अपना रहा था, उदारवाद और पूंजीवाद को अपना रहा था। अब कहोगे उदारवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद सिंपल समझो, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है उसको ला दिए, पूंजीवाद। यानी चलती चली अगर हम कोई प्राइवेट कंपनी ला दिए और वो प्राइवेट कंपनी कोई भी नीति बनाए, कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी निर्णय अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, कुछ भी हम बना रहे हैं, तो उसे हमें कहाँ बेचना है, किस रेट पे बेचना है, किसके यहाँ कैसे बेचना है, ये सब हम कुछ भी करना होगा, हम खुद निर्णय लेंगे, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पूंजीवाद हो गया। अब उदारवाद क्या है, तो उदारवाद ये हो गया कि कोई भी कंपनी किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगा। कि मान लीजिए कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी है तो चाइना जाकर, इंडिया आकर आराम से कोई भी बिना रोक टोक के वो व्यापार कर सकता है जो चाहे। तो इसे उदारवाद को, पूंजीवाद को स्टार्टिंग में भारत नहीं अपनाया था। क्यों, डेराइल है पहले ही से, क्या है, एक कंपनी आया ईस्ट इंडिया कंपनी, 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। क्या पता कोई और कंपनी आ जाए, वो भी अगर 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखे, तो ऐसे तो हम आजीवन तक गुलामे बनते रहेंगे। ये जो है सोच था क्या, एक कंपनी आया 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, और कोई कंपनी आएगा, पहले आप बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी आया किस कारण था, तो उसका उद्देश्य यही था, ऐसे तो रियल मायने में उद्देश्य वो उसका यही था कि हम जहां जाए उसको अपने अधीन बनाकर छोड़ दे, अपने अधीन कर दे, उसको गुलाम बनाकर छोड़ दे। मेन उद्देश्य वही था, क्योंकि वो वणिकवाद के सिद्धांत के लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो वो हिस्ट्री की चर्चा है। तो वहां पे, लेकिन अगर नॉर्मली देखे तो वो आया था किस लिए, तो मसालों के व्यापार के लिए, कपड़ों के व्यापार के लिए, इस सब के लिए जो है व्यापार के लिए आया था, एक कंपनी के तौर पे, कंपनी के तौर पे। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई और कंपनी आएगा वो भी व्यापार के लिए आएगा, और धीरे धीरे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया वैसे ही उसी राह पे वो भी चलेगा। तो इसको लेकर स्टार्टिंग में जो है हमने उदारवाद और पूंजीवाद की जो अवधारणा है उसको नहीं अपनाया था। तो जब देखे कि समय की मांग है कि इसको भी हमें अपनाना चाहिए, तो अपनाना चाहिए इसको भी, तो हम क्या कर दिए, अपना लिए इसको भी। भारत ने क्या किया, तो भारत ने दोनों को अपना लिया, भारत ने दोनों को अपनाया। दोनों को अपनाया कहने का अर्थ हुआ कि भारत में जो है उद्योगों का जो है निर्माण भी होने लगा, और दूसरे जगह से जो है बड़े बड़े जो है कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है आने लगे, लगने लगे, यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी जो है आने लगे और यहाँ पे लगने लगे। और ये भी हमने अपना लिया कि कोई भी कंपनी आकर यहाँ पे व्यापार कर सकती है, बशर्ते कि उनको कुछ जो है रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा।
चलिए, तो भारत ने क्या किया, भारत ने सबको अपना आर्थिक समृद्धि और भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक जो है तर्क बुद्धि का विकास हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ कि वैज्ञानिक पहले क्या, तो साधारण जो सोच थी उसकी विकसित हुई, वैज्ञानिक तरीके से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया और भौतिक जो है प्रगति हुई। चलिए, तो अब हमने क्या किया, तो विकास के लिए एक योजना बनाया, तो उसके लिए एक मॉडल होना चाहिए कि हमें इस एक मॉडल तैयार करेंगे, हम एक चार्ट तैयार करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे और इस मॉडल के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम विकास की ओर चल सके। तो इसके लिए एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मॉडल हम क्या अपने आप छप जाएगा दिमाग में? नहीं, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देखे होंगे कि हाँ फलनवा जो है इसे अपना पैसा का यूज करता है तो हम भी उसके जैसा जो है यूज करेंगे। तो क्या करेगा, तो हम उससे कॉपी किए, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, तो आर्थिक विकास का एक मॉडल तैयार करेंगे। तो मॉडल क्या अपने आप छप जाएगा दिमाग में? नहीं, किसी देश को हम देखेंगे कि कैसे वो उन्नत कर रहा है, कैसे वो जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने किस रास्ते को चुना है, उस रास्ते, अगर वो रास्ता हमारे लिए सही होगा तो हम उस रास्ते को अपनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कुछ ना कुछ कॉपी करेंगे, जरूर करेंगे। तो हमने क्या किया, कॉपी किया। ये सिद्धांत जो है कहाँ से, तो अमेरिका से भी, अमेरिका जो है कुछ नियम अमेरिका का अपनाया और कुछ जो है हम सोवियत संघ का अपनाए। कॉपी किए कहां से, तो अमेरिका से और सोवियत संघ से। उदारवाद और पूंजीवाद को हम अपनाए कहां से, तो ये जो सिद्धांत हम अपनाए उदारवाद को और पूंजीवादी जो है इसको हम अपनाए कहां से, तो अमेरिका से। खुली प्रतिस्पर्धा, यानी कोई भी कंपनी आकर किसी भी कंपनी के साथ जो है कंपटीशन में आ सकती है, टक्कर दे सकती है, ये हम अपनाए कहां से, तो ये भी हम अमेरिका से, कि कोई भी कंपनी आकर यहाँ पे व्यापार कर सकती है। सरकारी हस्तक्षेप कम, ये हम कहां से अपनाए, कि अमेरिका में अगर आप देखिएगा तो क्या है, तो जो कंपनी है उसमें सरकार कम हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप करती है, करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी ही वहां पे अपनी जो है राज जमा कर बैठ जाएगा। तो इसलिए हस्तक्षेप जरूरी है, मगर इतना नहीं कि कंपनी वहां पे टिके ही ना, उसे लगने लगे कि यहाँ पे हमें ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाएंगे और वो चला जाए। तो इसलिए हस्तक्षेप भी जरूरी है, लेकिन इतना ही जितना चल सके, थोड़ा सा हस्तक्षेप जो है कम हो। तो भी हम कहाँ से अपनाएं, तो अमेरिका से, कि हमारे यहाँ भी हस्तक्षेप नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, यानी इतना नहीं होगा कि आप जो है ऐसा लगने लगे आपको कि आप हमारे दबाव में रह रहे हो। तो इसलिए हस्तक्षेप कम होगा, ये हम अमेरिका से अपनाए। संसाधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होगा, कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी चीज का निर्माण कर रहा है, कोई भी वस्तु का निर्माण कर रहा है, तो उस वस्तु पे अधिकार कंपनी को है कि कंपनी उस वस्तु का क्या करेगा, कहाँ बेचेगा, क्या करेगा, वो उसको निर्णय लेने का अधिकार है। फिर हमने सोवियत संघ से भी अपनाया समाजवाद को। समाजवाद क्या है, कुछ भी अगर निर्माण हो रहा है तो उस पे समाज के सभी लोगों का अधिकार होगा, सभी लोगों का अधिकार होगा। कहने का अर्थ हुआ कि कंपनी प्राइवेट कंपनी भी होगी, सरकारी कंपनी भी होगी। जैसे हॉस्पिटल प्राइवेट भी होगा, सरकारी भी होगा। हॉस्पिटल जो है प्राइवेट भी होगा, सरकारी भी होगा। स्कूल सरकारी भी होगा, प्राइवेट भी होगा। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? मान लीजिए हम सब कुछ प्राइवेट कर दिए, सब कुछ प्राइवेट कर दिए, तो भाई प्राइवेट है तो उसमें फीस जो है ज्यादा लगेगा, फीस जो है ज्यादा लगेगा, तो फीस ज्यादा लगेगा तो क्या गरीब आदमी जो है अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे वहां पे? गरीब आदमी का इलाज वहां पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें पूंजीवादी के साथ साथ समाजवाद भी लाना है, समाजवाद भी लाना है कि वहां पे सरकारी भी चाहिए, ताकि कम पैसे में नाम मात्र की फीस में जो वहां पे शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका उपचार हो सके, इलाज हो सके। तो इसके लिए क्या सरकार भी जो है कदम उठाएगा, तो सरकार कदम उठाएगी तो क्या करे, तो
ये समाजवाद आ गया। ये समाजवाद हो गया कि सरकारी भी संस्थाएं होगी। अब तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सब समाजवाद हो जाए, पूंजीवाद रहबे न करे, कि प्राइवेट कंपनी हो ही ना, स्कूल भी हो तो सरकारी हो, हॉस्पिटल सरकारी, सब कुछ सरकारी हो, रेलवे स्टेशन सब कुछ सरकारी हो। ऐसा क्यों, ऐसा काहे ना हो रहा है? तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर सब कुछ सरकारी हो जाएगा तो फिर आप जानते हो कि सरकारी में कैसे जो है काम होगा। कैसे काम होगा आपको पता है। कैसे काम होगा? लापरवाही से। क्यों? सरकारी है भाई, फोकट में आ रहे हो, जो है इलाज करवा रहे हो, फोकट में आ रहे हो, पढ़ के जा रहे हो, ये लापरवाही है। लापरवाही जो है बढ़ जाएगी, लापरवाही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार जो है और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। जो अधिकारी जो होंगे वो ज्यादा करप्ट होने लगेंगे। तो इसको लेकर जो है पूंजीवादी को भी लाएगा ताकि ये समाजवाद के टक्कर दे सके। और यहाँ पे क्या होगा, तो इसको टक्कर देगा तो यहाँ पे दोनों में क्या प्रतिस्पर्धा होगी कि वो जो है अच्छा काम कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो है आवाज उठेगा कि आप अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे कि आप अच्छा काम। तो इसको लेकर आवाज उठेगा तो हमें भी मजबूरन अच्छा काम करना पड़ेगा। यानी अगर प्राइवेट कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसको लेकर सरकारी कंपनी को भी अच्छा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। तो इसको लेकर ये भी कुछ क्या करेंगे, नए नए स्कीम लाएगी। अगर ये अच्छा काम कर रहा है तो भी अच्छा काम करेगा, ये अगर नीचे कर रहा है तो ये सोचेगा कि अगर ये कैसे भी ये चला जाए, तो इसके लिए सोचेगा कि हम और भी ज्यादा ऊपर उठकर काम करें। ये सोचेगा कि हम ज्यादा काम करें ताकि सब प्राइवेट हो जाए, ये चाहेगा ज्यादा काम करे ताकि हमें कोई आवाज ना उठा सके हम पर। चलिए, तो इस प्रकार से तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे समाजवाद और संसाधनों पर सरकार का अधिकार जो है ये हम देखें। ये हमने कहां से अपनाया? तो सोवियत संघ से। सोवियत संघ से अपनाया। भारत भी इसको लेकर प्रभावित था और भारत ने इसको अपनाया। एक समाजवाद जो है ये रूस में जो है, उस समय सोवियत संघ था, 1928-29 के आसपास में, 28-29 के आसपास में जोसेफ स्टालिन जो है वहां के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने समाजवाद को अपनाया था, लागू किया था। लेकिन समाजवाद भी सही नहीं। स्टार्टिंग में सब कुछ सही है, जब आप अपने जो व्यवहार में उसको अपनाने लगेंगे, व्यवहार में उतर जाएगा आपका, तब आपको लगेगा कि समाजवाद हमारे लिए सही नहीं। अब कहोगे क्या कि समाजवाद क्या है? समाजवाद मतलब सरकारी है तो सरकार जनता के हित की रक्षा करेगी, जनता के हितों की पूर्ति करेगी और इसके लिए सरकार खुद निर्णय लेगी। सरकार खुद निर्णय लेगी कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। मान लो आपको जो है शरीर में शुगर लेवल जो है कम हो गया, एकदम चीनी की आवश्यकता है, चीनी की आवश्यकता है आपके शरीर में, जो है शुगर की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे? तो ये निर्णय आपको नहीं लेना है कि क्या होगा, क्या करना है। ये निर्णय किसको लेना है? सरकार को। क्यों? क्योंकि समाजवाद है। तो सरकार क्या निर्णय लेगी? सरकार आएगी, आपको चेक करेगा, तो पता चला उनको कि आपके जो शरीर में जो है, आपके बॉडी में जो है शुगर लेवल कम, क्या करेगी? तो आएगा टीम उसका, आपको जो है जबरदस्ती जो है मीठा चीज खिलाएगा, मीठा आइसक्रीम खिलाएगा, आइसक्रीम खिलाएगा, आपको पसंद कितना भी ना हो पसंद आइसक्रीम, तैयो ठूस ठूस के खिलाएगा एकदम, कितना भी मना कर दो तैयो। तो वहां पे क्या चल रहा है? ये समाजवाद है, लेकिन इसमें जनता के हितों का ख्याल जो है, निर्णय तो सरकार ले रही है, लेकिन जनता को पसंद है या नहीं हो, उसका कोई, जनता के पसंद का उसमें कोई भूमिका नहीं है, उसमें उसका कोई ख्याल नहीं है। आपको जरूरत है तो उस जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन आपको पसंद है या नहीं उसका कोई इसमें वैल्यू है ना।
आपको आइसक्रीम कितना भी पसंद ना हो, भले ही आपका और आइसक्रीम का 36 का आंकड़ा हो, फिर भी वो क्या करेगा, मुंह से नहीं खाओगे तो इंजेक्शन से जो है शुगर, ये जो है क्या, शुगर जो है आपके शरीर में जो है अंदर डालेगा। तो ये समाजवाद जो है एक तरह से अगर देखिए तो धीरे धीरे क्या व्यक्ति जो है इसको अपनाने से इनकार कर देते, इसलिए समाजवाद अपनाया था सोवियत संघ, और समाजवाद के कारण ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। लास्ट में हम वो देखेंगे जब हम समकालीन विश्व की राजनीति चैप्टर जो है, आपकी पॉलिटी जो है 2 खंडों में है, एक स्वतंत्र भारत में राजनीति और एक समकालीन विश्व की राजनीति। तो जब हम समकालीन विश्व की राजनीति पे चलेंगे तो वहां पे हम देखेंगे किस प्रकार से सोवियत संघ जो है विघटन हुआ, किस प्रकार से उसका अंत हुआ, और एक शक्ति जो है, सबसे शक्तिशाली एक देश जो है बना रहा वो अमेरिका। चलिए, तो विकास की हमने अवधारणाएं अपनाए, क्या अवधारणाएं रही, तो अवधारणा ये रही कि नियोजन जो है हमने क्या किया, तो समाजवादी विचारधाराओं को हमने अपनाया। क्यों? क्योंकि ताकि आर्थिक समृद्धि हो सके। ये हम कहां से, तो यूएसएसआर, सोवियत संघ से अपनाए। ये अपनाया गया, पहले तो ये अपनाया गया कहां, तो रूस में। पहले ये अपनाया गया कहां, तो ये रूस में अपनाया गया। रूस में अपनाया गया ताकि क्यों, क्योंकि आर्थिक समृद्धि हो। 1940-45 में अमेरिका और यूरोप जो है पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया। किसको अपनाया, पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया, और महामंदी का सामना उसे करना पड़ा। पूंजीवादी को अपनाया, फैक्ट्री लगा लिए, फैक्ट्री चलिए न रहा, काहे लगाया, फैक्ट्री लगा लिए, फैक्ट्री चलिए न रहा, पैसा आइए न रहा, तो इसलिए वो महामंदी का शिकार हो गए, वो सामना करना पड़ा उसे। बंबई के 8 बड़े जो उद्योग जो है, उद्योगपतियों ने 1944 में बॉम्बे प्लान बनाई, और उनका जो दृष्टिकोण था, कैसा था, दृष्टिकोण रहा कि हम मुक्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। क्या करेंगे, तो मुक्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कोई भी कंपनी आएगी, व्यापार करेगी, सरकार इसमें कोई रोक टोक नहीं, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। कंपनी आ रही है, व्यापार कर रही, क्या कर रही है उससे आपको मतलब नहीं, सरकार को कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा जो है दृष्टिकोण इसका रहा। चलिए, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। इसमें किस लिए किया गया था, तो योजना आयोग का गठन किया गया था इसलिए ताकि हम भारत का विकास एक सही तरीके से कर सके। इसके लिए हम एक योजना बनाते हैं कि हमारे पास संसाधन कितने हैं, हमारे पास जो पूंजी है वो कितने हैं, और उसको लेकर हमारे पास जो है खर्च हम कितना कर देते हैं, और खर्च के साथ साथ हमारे सामने जो चुनौतियां आती है वो किस प्रकार की चुनौती है, क्या ये संसाधनों से हमारी चुनौती का समाधान हो पाएगा या नहीं, इन सब को लेकर हम एक प्लानिंग बनाते हैं ताकि क्या हो सके, ताकि हम उस जो समस्या है उसे हम सही तरीके से सॉल्व कर सके उसे। इसलिए हम क्या बनाते हैं, प्लानिंग। तो उसी प्लानिंग यानी योजना, तो उसी को लिए योजना आयोग का गठन किया गया। उद्देश्य क्या रहा इसका, तो भारत का विकास कैसा होगा यह सुनिश्चित हो सके, कि हम कैसे भारत को अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहा, पहला तो उद्देश्य रहा इसका कि भारत का विकास कैसा हो यह सुनिश्चित हो सके। दूसरा कि पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त हो, कि सभी के पास रोजगार का साधन हो ताकि वो अपने जीविका का आह्वान कर सके, अपनी जो है जीविका का आह्वान कर सके, इसलिए उसके पास एक रोजगार का लक्ष्य हो। ठीक, तो पूर्ण रोजगार की लक्ष्य जो है प्राप्ति का इसका उद्देश्य रहा। फिर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए क्या, तो उत्पादन को बढ़ाना। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ेगा, जब हमारे पास जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, तभी तो बढ़ेगा, आय जो है बढ़ेगा। तो इसलिए क्या, तो इसका उद्देश्य ये भी रहा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, और आय और संपन्नता की जो है असमानता
कि सभी जो है क्या असमानता है सभी में, कि कोई ज्यादा संपन्न है और कोई जो एकदम जो है बहुत पीछे छूट गया है। तो ये जो असमानताएं है इसको दूर करना यही जो है योजना आयोग का उद्देश्य रहा, लेकिन ये लक्ष्य को इसने साध नहीं पाया, ये इसकी प्राप्ति नहीं कर पाया, इसलिए आगे चलकर इसका नामकरण जो है इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। चलिए, तो इसका उद्देश्य क्या रहा? पहले तो ये आया कब? योजना आयोग 1950 में। किस लिए आया? ताकि भारत को अच्छी तरह से विकसित किया जा सके, जो हमारे पास जो संसाधने हैं उसका सही उपयोग करके हम कैसे भारत को विकसित कर सकते हैं, इसको यही सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। उद्देश्य रहा पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ाना, और ये जो आय की जो असमानता है वो उसको सही करना। समानता व न्याय पर आधारित तथा शोषण से मुक्त समाजवादी समाज की स्थापना। कैसी समाज की स्थापना करना चाहता था योजना आयोग? तो जहां पे समानता हो और न्याय हो, क्या हो? समानता भी हो और न्याय भी हो, और शोषण से मुक्त हो, किसी का भी शोषण ना किया जाए, ऐसा समाजवादी। लेकिन इसमें भी कैसा समाजवादी? की जनता के हित का ख्याल कौन रखेगा? सरकार। समाजवादी कहे तो आप सीधा समझिएगा कि वहां पे सब कुछ सरकारी होगा, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ सरकारी होगा, प्राइवेट कुछ भी नहीं होगा। जितने भी कंपनी होगी सारी जो है सरकारी होगी। ये समाजवादी से आप सिंपल सा समझिए। तो क्या होगा? ऐसा समाज जहां पे समानता हो, न्याय हो और शोषण मुक्त हो, और साथ ही साथ समाजवाद हो। कैसा? तो समाजवादी व्यवस्था। तो ऐसे समाज की स्थापना करना ये उद्देश्य रहा किसका? तो ये उद्देश्य रहा योजना आयोग का उद्देश्य रहा। अब समाजवादी पता ही होगा आपको कि हम बताए क्या है कि समाजवादी क्या है? सरकार आपके हित की रक्षा करेगी, सरकार आपके हितों की पूर्ति करेगी, लेकिन आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, लेकिन आपकी पसंद की पूर्ति नहीं कर पाएगी। सरकार को आपकी पसंद से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ पहचानती किस लिए? तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कि आपको जरूरत क्या है। भले ही जो चीज की आपकी जरूरत हो आपको, वो आपको पसंद हो या ना हो। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके शरीर में शुगर लेवल कम है और सरकार को पता चला किसी भी तरह से कि आपके पास जो आपको शुगर लेवल आपका कम है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मीठे सामान जो है आपको खिलाया जाएगा सरकार के द्वारा, भले ही आपको मीठा कितना भी नापसंद हो। मीठे सामान से और आपके बीच जो है 36 का आंकड़ा क्यों ना हो, फिर भी वो आपको जबरन खिलाएगा तो खिलाएगा। तो समाजवाद यही है। समाजवाद में जनता के हितों का ख्याल रखा जाता है, उसकी आवश्यकताओं का ख्याल रखा जाता है, लेकिन उसकी पसंद का कोई भी उसमें महत्व नहीं रह जाता है। तो इसी कारण सोवियत संघ का भी विघटन का एक कारण यह भी रहा कि समाजवाद। तो हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम इतना ही जानते कि समाजवाद यानी सारी भी जितने भी कंपनी होगी, चाहे स्कूल हो, कुछ भी हो, सब सरकारी होगी, कोई भी प्राइवेट नहीं होगा। चलिए, तो ऐसे समाज की स्थापना करने का उद्देश्य रहा योजना आयोग का। और योजना आयोग क्या चाहता था? कि अर्थव्यवस्था खुली रहे। क्या? तो शुरू में हमने ये भी सोचा था कि अर्थव्यवस्था खुली रहे, यानी कोई भी आकर यहाँ पे व्यापार करे जाए, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाए स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि एक कंपनी आया 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, दूसरा आएगा कहीं 400 वर्ष तक बनाकर रख लिया, तो फिर क्या होगा? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आया था? मसाले का व्यापार करने के लिए, ये जो सूती वस्त्र है ये सब की व्यापार करने के लिए। यहाँ से खरीद कर, कच्चे माल खरीद कर अपने यहाँ वस्तु निर्मित करेगा और वहां से फिर भारत में बेचेगा। यानी वो व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाकर रखा। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर हमारे अंदर था कि एक कंपनी आया, छोटा सा कंपनी, तुसा कंपनी, और वो 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, तो कहीं दूसरा आएगा तो फिर वो कहीं ज्यादा दिनों तक बना लिया तो फिर सही नहीं होगा। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में नहीं किया, लेकिन समय आने पर हमने क्या कर दिया? तो खुली अर्थव्यवस्था को अपना लिया हम। चलिए, तो शुरुआती कदम हमारी क्या रही?
कि हम कैसे भारत को एक विकसित भारत बना सकते, विकसित देश की ओर ले जा सकते, विकास कैसे होगा सही तरीके से। इसके लिए हमने शुरू में कौन कौन से कदम उठाए। तो पहले तो हमने क्या किया, एक प्लानिंग बनाया कि क्या हमारे पास कितने संसाधन हैं, हम खर्च कितना सही करते हैं और कितना हम फिजूल खर्च करते हैं, और हमारे पास जो है सामने जो है कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जैसे एक परिवार चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, परिवार का जो आय है वो देखना पड़ता है कि परिवार में कितना जो इनकम आता है, फिर खर्च कितना होता है, आवश्यकताएं क्या क्या है, सारी चीजों को लेकर एक योजना बनाना पड़ता है कि हमें इतना खर्च करना है, इतना हमें आगे भविष्य के लिए बचा कर रखना है और सही तरह से खर्च करना है। तो उसी प्रकार से भारत के लिए भी प्लानिंग किया गया। तो स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए हमें भारत का विकास करना है तो हम थोड़े छोटे समय के लिए अगर प्लानिंग करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है बहुत जो है विशाल जो है क्षेत्र है, और उसकी जो है हम विकास के लिए क्या करेंगे, विकास के लिए मान लीजिए हम छोटा सा लक्ष्य ले लिए कि हम 6 महीना में क्या करेंगे, क्या क्या करना है, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एरिया के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से समय जो है बहुत कम है, समय जो है बहुत कम है। तो इसलिए हमने क्या चुना कि 5 वर्ष में हम क्या करेंगे, 5 वर्ष के लिए एक हम प्लानिंग करेंगे कि 5 वर्ष में हमें कैसे कैसे करना है, हमारी जो संसाधन, हमारी जो आय है, सभी को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, खर्च कैसे करेंगे, उसको क्या क्या करना है, सारे हम 5 वर्ष के लिए एक प्लानिंग कर लिए। स्टार्टिंग में हम क्या किए कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल हमने अपना लिया कि 5 वर्षों में हमें क्या क्या करना है, इसको हमने एक पन्ने पे, एक पेज पे लिखा और इसको रख दिए कि हमें 5 वर्षों में एक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपको पढ़ना होता है तो क्या करते हो, सुबह में उठते हो, एक पेज लेते हो और उस पर लिखते हो कि हमें आज क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ हमारा जो टाइम जो है गलत जो है यूज होने वाला है, उसको हम कैसे बचाएंगे, ये सब लिखते हो। वैसे ही वो भी लिखेगा कि कैसे हमारे पास कितने संसाधन है, उसको हमें कैसे जो फिजूल खर्च होने वाले हैं उसको हम कैसे सही खर्च कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये सब लिखेगा और उसको रखेगा और उसी आधार पे काम करेगा 5 वर्ष। फिर 5 वर्ष बाद जो अगला सरकार आएगी वो समझेगा क्या। दूसरा हमने क्या किया, पहले तो हमने यही किया कि पंचवर्षीय योजना का एक मॉडल अपनाया, उसमें 5 वर्ष के लिए एक दस्तावेज तैयार किया। उसमें क्या शामिल रहेगा, तो हमारे आमदनी कितनी है, खर्च क्या क्या है हमारी, और चुनौती क्या है हमारे सामने, इस सभी का विवरण रहेगा ताकि हम सही तरीके से अपने संसाधनों का यूज कर सकेंगे। फिर केंद्र और राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांट दिए हम कि केंद्र का बजट अलग होगा और राज्य का बजट अलग होगा, ताकि पता चल सके कि राज्य जो है कितना खर्च कर रही है और केंद्र कितना खर्च कर रही है, केंद्र कितना सही खर्च कर रही है या कितना गलत, और राज्य कितना सही कितना गलत खर्च कर रही है। ये सारे जो है स्पष्ट हो सके और सही तरीके से संसाधनों का यूज हो सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो केंद्र और राज्य को दोनों की बजट को बांट देंगे, दोनों के बजट को बांट देंगे। चलिए, फिर एक आएगा क्या कि संसाधन का हम एक योजनागत रूप से क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, और दूसरा गैर योजनागत। यानी पहले हम एक होगा कि हम प्लानिंग करके और छोटी मोटी जो जरूरत होगी उसकी क्या प्लानिंग करना, क्या जो बड़ी जरूरत होगी उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, और जो छोटी छोटी आवश्यकता है उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करना पड़ता है, वो जो है वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए क्या, एक योजनागत व्यय जो कि पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य जो है उसको पूर्ति करेगा, उसकी पूर्ति करेगा, और दूसरा गैर योजनागत व्यय जो कि गैर आवश्यकताएं की जो वस्तुएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, यानी छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति करेगा। ठीक, ये जो पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत है हमने कहां से लिया, यूएसएसआर से, यानी सोवियत संघ से, सोवियत संघ से लिया। सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने सबसे पहले इसको लागू किया था। कब किया था, तो 1928 में, 1928 में जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ में लागू किए थे। चलिए,
नेहरू जी रहे, सोवियत संघ के जो ये जो उद्देश्य रहा पंचवर्षीय योजना का, ये जो मॉडल रहा उसको हमने अपनाया। तो इसको लेकर योजना आयोग के जो जितने भी सदस्य रहे सभी को संबोधित कर रहे हैं इस भाषण में। हमने आपको बताया कि योजना आयोग के जगह पे उसके नाम जो है बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग कर दिया गया था, जब मोदी जी आए तो उन्होंने नीति आयोग कर दिया। तो नीति आयोग क्यों कर दिया गया? कितना अच्छा था योजना प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, तो उसको नीति आयोग क्यों कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया, ये जो कार्टून का जो पिक्चर है आपको दिख रहा होगा, देख रहे हो ये क्या है? ये योजना आयोग के सदस्य कहाँ बैठे हैं? एकदम आलीशान जो है भव्य जो है उसका ऑफिस है, और उसमें चारों बगल से जो है बेहतरीन व्यवस्था वहां पे की गई है, एसी उसी सब कुछ एकदम आरामदायक सुविधा है। और वहां से वो बैठकर किसके बारे में सोच रहा है कि किसको कितना खर्च करना है? इन किसानों के बारे में, इन गरीबों के बारे में जिसको पहनने के लिए पैर में चप्पल नहीं है, और रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, चलने के लिए जो है कोई भी संसाधन इसके पास नहीं है। इसके लिए ये व्यवस्था बना रहा है कौन? ये जो चार दीवारी के अंदर बैठकर ये चार लोग क्या बना रहे हैं? योजना बना रहे हैं। सोचकर अजीब लगता है कि आप क्या हो, आप इसके अंदर हो कि आपको तो पता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, वो सब आपको पूर्ति की गई है। तो जिसके लिए आप सोच रहे हो कम से कम वहां जाकर तो देखो कि उसकी स्थिति क्या है। क्या ये जो है चार दीवारी के अंदर बैठकर चार लोग, और इतने लोगों के बारे में जिनकी जरूरतों से ये रूबरू है नहीं, है ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि उनकी आवश्यकता क्या है, और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसलिए योजना आयोग को गलत भी माना गया, और इसको लेकर बहुत सारी जो आलोचनाएं भी की गई कि जो लोग योजना आयोग के लिए क्या करते हैं कि नीति बनाते हैं कि हमको करना क्या है, कैसे खर्च करना चाहिए किसानों को, उनको बताते हैं कि खर्च कैसे करना चाहिए, और अपने जो एकदम आरामदायक जो सुविधाजनक जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और किसानों को बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे खर्च करना है, हम बताएंगे। तो ये सब जो है इन सब कारणों से इसे थोड़ी जो है आलोचना इस सब की गई। चलिए, थोड़ी आलोचना इस सब की गई कि कौन, जिनको पता ही नहीं है कि इन किसानों को, इन गरीबों की आवश्यकता क्या है, वो इनकी जरूरत को पूरी करने के लिए क्या करे, योजना बना रहे कि इनको कैसे पैसा खर्च करना चाहिए, अपनी संसाधनों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आवंटन किस प्रकार से हुआ। तो पहली पंचवर्षीय योजना को दर्शाता है रेड वाला जो कॉलम है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना को दर्शाता है आपका जो ब्लू वाला कॉलम है। कृषि और सामुदायिक विकास जो है किया गया था स्टार्टिंग में, फिर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, इस प्रकार से। तो धीरे धीरे बढ़ता गया, और इसका लेवल जो है विकास जो है हमने जितना उद्देश्य लक्ष्य जो है हमने जितना सोचा था कि इतना हमें प्राप्त हो जाएगा, लक्ष्य हमारा कितने % जो है बढ़ोतरी होगी, तो उससे थोड़ा बहुत वहां तक पहुंच ही जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते। टोटल जो है अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना जो है हो चुकी है, 12।
12। आपसे 12 के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपको याद रखना है तो रख लीजिएगा, याद रहेगा तो लिखने में जो है ज्यादा आप सबसे बेहतरीन लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपके पास लिखने के लिए जो है बहुत सारी चीजें रहेंगी। चलिए, तो आपको याद सिर्फ पहला, दूसरा और लास्ट वाला जो 12 भी है उसको याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक 5 वर्षों का गैप होगा बीच में। ये 5 वर्ष का जो है अंतराल जो है लिया गया था कि 5 वर्षों में हम हमारी जो लक्ष्य है उसकी हम पूर्ति करेंगे। तो 51 से 56 तक एक किस मॉडल पे आधारित था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। यानी इसको, इस योजना को देने वाले कौन थे? इसकी ऐसे करना है, ये हैरोल्ड डोमर। इन्होंने बताया था कि कैसे से कैसे क्या क्या करना है, इन्होंने बताया। तो इन्हीं के आधार पे, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया हैरोल्ड डोमर मॉडल। चलिए, जवाहरलाल नेहरू इनके भारतीय जो है, जवाहरलाल नेहरू ने इनको भारतीय संसद में पेश किया और इसको लागू कर दिया गया। लक्ष्य क्या रहा? तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता। यानी हम पहले क्या करेंगे? देखो, हम पहले ही बता दिए आपको कि पहली बात कि चाइना की स्थिति देखेंगे और अगर भारत की स्थिति देखेंगे इंडिया, दोनों लगभग जो है एक ही टाइम पे आजाद हुआ। दोनों की ये जो है स्थिति सेम ही थी लगभग, लेकिन चाइना आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही चाइना क्या कर दिया? चाइना जो है समय की आवश्यकता को समझने लगा कि समय की मांग क्या है। समय की मांग क्या है चाइना समझ पाया और हम नहीं समझ पाए। चाइना समझा कि अभी जो है आधुनिक युग है और अभी क्या चाहिए? तो अभी कंपनी, अभी जो है ये फैक्ट्रीज वगैरह जो है, उद्योग वगैरह अभी चाहिए। और उसने किस पे? तो उद्योग पे काम करना शुरू कर दिया, फैक्ट्री पे काम करना शुरू कर दिया और हम रह गए नीचे। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा डरे हुए थे कि अगर कंपनी को हम अगर लाएंगे बाहर से, उसे व्यापार करने देंगे, तो व्यापार करने के बजाय वो हम पे शासन चलाना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमने शुरू में, स्टार्टिंग में क्या किया? कृषि पे जो है काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा जो है ध्यान हम व्यापार पे भी दे देते, कंपनी पे भी, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह है उस पे भी दे देते, तो स्थिति जो है अभी से थोड़ा सही रहता। तो कृषि पे हमने सबसे पहले क्या किया? तो कृषि पे काम करना शुरू कर दिया कि कृषि को एक प्राथमिकता कृषि को देना है। उसके साथ सिंचाई और विद्युत परियोजना पर बल दिया गया। किस पे? तो कृषि के लिए सिंचाई और विद्युत, बिजली पे जो है काम किया गया। हमारी जो लक्षित वृद्धि जो दर थी, कितना % था? तो 2.1%। लेकिन हमने प्राप्त कितना किया? तो 3.6% हमने प्राप्त किया। अध्यक्ष कौन रहे? तो अध्यक्ष कौन रहेंगे? पीएम रहेंगे। योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं। कौन होंगे? तो पीएम। तो उस समय पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। काम क्या किया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किया इसने। और क्या काम किया? पहले तो इसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम किया, फिर राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना का काम किया, अनेक सिंचाई परियोजना जैसे कि भाखड़ा नांगल, ब्यास परियोजना, इन सब सिंचाई जो परियोजनाएं हैं उनका शुरू कर दिया, उनका काम। चलिए, तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 और इसके प्रमुख, इसके जो अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। उद्देश्य क्या रहा? तो उद्देश्य, लक्ष्य इसका यही रहा कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है और इसके साथ सिंचाई और विद्युत की परियोजना पर भी हमें थोड़ा सा बल देना है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्राथमिकता हमें किसी को देना है? तो कृषि को। हमारा लक्ष्य कितना था? तो 2.1%, लेकिन हमने प्राप्त कितना किया? तो 3.6%।
दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो पहला कब था 51 से 56, तो 56 से 61 5 वर्ष, तो दूसरा 56 से 61। देखो फिर हमने क्या देखा कि अब जो है क्या करना पड़ेगा, तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह है उसको लाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, तो थोड़ी थोड़ी जो है छोटी मोटी जो है कंपनी को भारत में आने के लिए हमने इनवाइट किया, लेकिन इसमें भी पूरी तरह से छूट हमने नहीं दिया। मानो कि कह तो दिए कि आप हमारे यहाँ आकर व्यापार कीजिए, लेकिन हमने उस पर प्रतिबंध इतना लगा रखा था कि कोई आना ही नहीं चाहता था। बहुत सारे जो कानून वगैरह नियम, इतने नियम थे कि कोई आना ही नहीं चाहता था। तो इस मॉडल को कौन लाए थे, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ने कहा कि नहीं, समय की आवश्यकता क्या है कि अभी जो है मॉडर्न जो है युग है, तो अभी आधुनिक युग है, तो अभी क्या होगा, तो उद्योग लाना जरूरी है। अगर उद्योग नहीं लाएंगे तो सभी क्या, सब मशीन से बने हुए कपड़े पहन रहे हैं और हम हाथ से बुने हुए कपड़े लेकर जाएंगे तो कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। तो इसलिए अभी जो क्या इंडस्ट्री ये जो है लाना जरूरी है, फैक्ट्री लाना जरूरी है। तो पीसी महालनोबिस ने ये सिद्धांत दिया था, इसलिए ये कहा गया कि ये मॉडल उन्हीं का है। चलिए, भारी उद्योग और खनिजों को प्राथमिकता दी। किसको दिया, तो भारी उद्योगों को और खनिजों को प्राथमिकता दी गई। उद्देश्य क्या रहा, तो उद्देश्य रहा समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करना। कैसा समाजवादी अर्थव्यवस्था, देख रहे हो, बोल रहा है कि ये जो उद्योग लाएंगे, लेकिन कैसा, सारे उद्योग सरकारी होगा। अब सरकारी होगा तो जान ही रहे हो कि काम कैसा होगा, सरकारी होगा। क्या उनके टक्कर में प्राइवेट भी रहना चाहिए, ताकि क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम आपके यहाँ सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। मान लीजिए प्राइवेट स्कूल एक भी ना हो, सिर्फ सरकारी स्कूल हो, तब क्या होगा, पूरी तरह से बच्चों के जो भविष्य है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइवेट स्कूल उसके सरकारी स्कूल के टक्कर में है ही नहीं, तो वहां पे जो टीचर है उसका मोटिव ही खत्म हो जाएगा, पढ़ाएंगे ही नहीं। अगर उनके टक्कर में प्राइवेट स्कूल रहेंगे तो कहेंगे वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादा जो है पढ़ पाते हैं, निकल रहे वहां से बच्चे, यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा, तो जो टीचर है उन पे प्रेशर आएगा, तो वो भी काम करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर उनके टक्कर में कोई होगा ही नहीं, मान लीजिए एक हॉस्पिटल है सरकारी और प्राइवेट, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं, ज्यादा सुविधाएं हैं, तो क्या करेंगे, तो उनको लेकर जो है सरकारी हॉस्पिटल में भी सुविधाएं जो है धीरे धीरे कुछ बढ़ाएंगे। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, सरकारी हॉस्पिटल जैसा चल रहा है चलने दो। तो प्राइवेट भी और सरकारी भी दोनों अनिवार्य है, जरूरत है। क्यों, ताकि सही तरीके से जो है विकास हो सके, इसके लिए दोनों आवश्यक है। ना तो हम सिर्फ प्राइवेट सब कुछ रख सकते हैं और ना ही सिर्फ सरकारी सब कुछ रख सकते हैं, दोनों अनिवार्य है। तो लेकिन हमने शुरू में क्या अपनाया था कि उद्योग तो आएंगे, लेकिन कैसा, समाजवादी, सरकारी ये रहेगा सब। तो इसको लेकर हमने क्या किया, तो दुर्गापुर में, भिलाई में, राउरकेला में इस्पात जो है कारखाने स्थापना किया, इस सब की स्थापना की। वृद्धि दर, लक्षित वृद्धि दर कितना रहा, तो 4.5%, लेकिन हमने प्राप्त कितना किया, 4.27%। अध्यक्ष कौन रहे, नेहरू रहे, और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, गुलजारीलाल नंदा। चलिए, तो 2 पंचवर्षीय योजना, पहला कृषि का, पहला काम किया गया कृषि पे, दूसरा काम उद्योग पे और खनिज पे। सारे जो पंचवर्षीय योजना है उसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि वो सारे आपको याद नहीं रखना है, सारे से नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आपको सभी याद नहीं रखना है। अगर रखते हैं तो आप सब्जेक्टिव में बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। तो आपके ऊपर है कि आपको याद रखना है या नहीं, हम सारे आपको करा देंगे। तो नीति आयोग की ये जो योजना आयोग है, इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। ये जो योजना आयोग है इसका नाम क्या रख दिया गया, नीति आयोग। 2014 में
मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2015 को कहा कि ये योजना आयोग को हटाओ, अब नीति आयोग को लाओ। मोदी सरकार ने क्या किया, तो मोदी जी ने कहा कि योजना आयोग को हटाओ, नीति आयोग को लाओ, बात खत्म। क्यों लाया गया, तो योजना आयोग को ये कहा गया कि योजना आयोग एक बंद 4 दीवारी के अंदर 4 लोग बैठे हुए और उन गरीबों के बारे में, उन किसानों के बारे में जो है वो समझा रहे कि कैसे उनको खर्च करना चाहिए, जिनकी आवश्यकता से, जिनकी जो स्थिति है उनसे उनको कोई खबर ही नहीं है, उनकी कोई खबर ही नहीं है उस योजना आयोग के सदस्य को, और उनके लिए वो नीति बना रहे, योजना बना रहे। और उनकी जो आलोचना, कई तरह की आलोचना की गई, और ये भी कहा गया कि उसको जो है राज्य की हितों की जो है पूर्ति नहीं कर पाते हैं, सिर्फ केंद्र की हितों की ही पूर्ति कर पाते हैं। तो इसको लेकर बहुत सारी आलोचना की गई। तो इनको देखते हुए एक नई जो है काम वही होगा, सब कुछ वही होगा, सिर्फ नाम बदल दिया गया कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया। अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष भी होंगे एक, जो जब अध्यक्ष नहीं होंगे तो उसकी गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष निर्णय ले सकेंगे, इसके लिए उपाध्यक्ष भी होंगे। और काम करने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा इस सबको, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। उसके कैबिनेट के 4 मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे, कि प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है उसके 4 मंत्री जो है फिक्स होंगे कि 4 मंत्री इसमें आएंगे तो आएंगे। फिर आयोग में 7 या 8 जो है पूर्वकालिक सदस्य, जो पहले काम कर चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनको लाया जाएगा इसमें। और 2 अंशकालीन सदस्य, थोड़े समय के लिए 2 को लाया जाएगा, जो कि कोई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से आएंगे या फिर शोधन केंद्र से आएंगे, शोध केंद्र से आएंगे, कोई भी प्रसिद्ध जो यूनिवर्सिटी है वहां से उनको लिया जाएगा। प्रधानमंत्री इन सभी की नियुक्ति करेंगे। उस समय अरविंद पनगरिया को क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। वर्तमान के उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी। तो नाम याद रखना कि उस समय कौन थे, तो अरविंद पनगरिया, और वर्तमान में कौन है, तो सुमन बेरी, नीति आयोग के जो क्या है, तो उपाध्यक्ष। ठीक, इस आयोग की एक प्रशासनिक परिषद होगा। इसका ये भी सुनिश्चित किया गया कि इसका एक प्रशासनिक परिषद होगा। और अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होंगे, और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उसमें क्या था योजना आयोग में, कि मुख्यमंत्री राज्य के जो होते हैं उनकी शामिल नहीं होते थे। योजना आयोग के कुछ सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, और वही सब मिलकर आपस में काम करेंगे, राज्य को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन नीति आयोग में क्या किया गया, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया, जो संघ शासित प्रदेश है वहां के उपराज्यपाल को भी शामिल किया गया इसमें। योजना आयोग की कार्यविधि पर यह टिप्पणी की जाती थी लोगों द्वारा कि वह केंद्र की निकाय है। किसकी है, तो केंद्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और राज्य की आवश्यकताओं से उसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी टिप्पणी की गई। उसके लेकर राज्य को कोई भी भागीदारी नहीं है उसमें, ये कहकर उसकी निंदा की गई। तो इस सब को लेकर योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या रहा, तो नीति आयोग का पहला तो काम यही रहा कि राज्यों की जो सक्रिय भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जा सके, कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा जो है दृष्टिकोण विकसित हो सके, ताकि क्या होगा, तो राज्य और सरकार की जो, केंद्र और राज्य की जो विकास के लिए जो काम होगा वो एक साथ होगा, कि स्पष्ट हो सके, दोनों मिलकर काम करेंगे, केंद्र और राज्य दोनों साझा एक साथ होकर मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रीय विकास हेतु दीर्घकालीन रणनीति जो है अपनाया जाएगा। राष्ट्र के विकास के लिए एक लंबी अवधि जो है अपनाया गया, ताकि क्या हो सके, तो विकास किया जा सके सही तरीके से राज्य का, देश का। आयोग की रणनीति में राष्ट्रीय हित को शामिल किया गया। राष्ट्रीय हित को शामिल किया गया, उन्नत तकनीकी क्षमता का विकास करना। क्या, तो उन्नत तकनीकी,
नई नई जो तकनीकी आएंगी उनको हमारे यहाँ लाना, क्षमता उन सब की नई नई तकनीकी का विकास करना, यहाँ पे सहकारी संघवादों को बढ़ावा देना, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, कि नई नई जो ज्ञान है विज्ञान है उन सबको भारत में लाना और उनको बढ़ावा देना। सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करना। सतत विकास यानी हमारी अभी की जो आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति करेंगे, लेकिन हम आने वाले जो हमारी पीढ़ी होंगी उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। हमें इन सभी को सोचकर हम अपने संसाधनों का सही तरीके से खर्च करेंगे। यही सतत विकास है। सिंपल सा पीढ़ी दर पीढ़ी विकास, यही सतत विकास है कि हमारे पास जो संसाधन है कि उसका हम थोड़ा सा हम खर्च करेंगे और कुछ हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हम रखेंगे ताकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो इस सब को लेकर हमने काम किया। फिर हरित क्रांति का दौर आया। हरित क्रांति का दौर क्यों आया? हरित क्रांति का दौर क्यों आया? क्योंकि भारत का जो अन्न भंडार था, ये जो अन्न भंडार था भारत का पूरी तरह से खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। कह सकते हैं कि पूरी तरह से समाप्त हो गया था। खाने के लिए नहीं थी, भुखमरी की स्थिति आ गई थी, उपज हो नहीं रहा था। तो ऐसे में होगा तो होगा क्या? तो इसलिए हरित क्रांति लाया गया। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और 1970 में उच्च उपज विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। अगर हम हरित क्रांति की परिचय की बात करें तो हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? तो एम एस स्वामीनाथन। कौन किए थे? एम एस स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में और भारत में कौन? एम एस स्वामीनाथन। इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप के में देखे गए। यानी पहली बार जब इसे अपनाया गया हरित क्रांति को, तो इसकी प्रारंभिक जो सफलता है मैक्सिको में देखा गया और भारतीय उपमहाद्वीप में देखा गया। 1967 से 68 और 77 से 78 में हरित क्रांति जो है हुई थी। ठीक? भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश में खाद्यान्न अग्रणी देश में परिवर्तित कर दिया। भारत के पास जो है खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन हरित क्रांति ने क्या कर दिया कि खाद्यान्न की जो है अग्रणी श्रेणी में ला दिया कि पहले खाने के लिए नहीं था, अब इतना है कि हम जो भी आएगा उसको भी हम खिला देंगे भरपेट। क्या? तो ऐसी स्थिति भारत को ला दिया हरित क्रांति। उद्देश्य क्या रहा इसका? तो उद्देश्य रहा कि कृषि और जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो है दोनों को श्रमिक रोजगार प्रदान किया जाएगा। कृषि को भी और उद्योग दोनों को भी श्रमिक रोजगार प्रदान किया जाएगा। स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना और अनुकूल जलवायु और रोगों का ये जो है सामना करना, कि स्वस्थ पौधों का उत्पादन होगा, हेल्दी जो पौधे हैं उसका उत्पादन होगा, अनुकूल जलवायु का उपयोग होगा और रोगों का सामना करने के लिए सक्षम होंगे। तो ये उद्देश्य रहा इसका हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन रहे? एम एस स्वामीनाथन। ये रहे हमारे एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। पूरा नाम इनका क्या है? तो मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। 1967 में पद्मश्री और 1972 में इनको पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों जो है सम्मान इनको मिला। 1965 में स्वामीनाथन को चिकोस्लाविया में एकेडमी और ऑफ साइंस से इन्होंने क्या किया? तो मेंडल मेमोरियल में इनको जो है अवार्ड मिला। चलिए इनके बारे में हम देख लिए। अब आते थोड़ा सा हरित क्रांति की तरफ एक बार और। ये हरित क्रांति किस लिए लाया गया था? हमारे जो खाद्यान्न जो भंडार है वो लगभग
समाप्त होने पे आ गया था। तो इस कारण हमने क्या किया, तो उच्च उर्वरकता वाले जो है, ऐसे जो है सिंपल कह सकते कि हमने खादों का जो है प्रयोग कर दिए, किस लिए, तो फसल को उपजाने में। रासायनिक जो उर्वरक है उसका हम उपयोग करने लगे फसल को उपजाने में। फिर आया श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति फसल के लिए, श्वेत क्रांति किसके लिए, हरित क्रांति किसके लिए, गेहूं के लिए, और श्वेत क्रांति किसके लिए, तो दूध के लिए। चलिए, तो श्वेत क्रांति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। श्वेत क्रांति क्या है, तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास के लिए श्वेत क्रांति का जो है शुरू किया गया। 1960 के दशक में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड जो है जारी किया गया, आरंभ किया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। जब हरित ये जो श्वेत क्रांति है उसको लाया गया, तब दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, और श्वेत क्रांति को लाने में कृषि और वैज्ञानिक का जो है विशेष महत्व रहा। और नाम किसका रहा, ये जो वैज्ञानिक रहे जिन्होंने हरित क्रांति के स्वरूप उन्होंने क्या, तो श्वेत क्रांति को लाया था, वो वैज्ञानिक कौन है, तो वैज्ञानिक वर्गीज कुरियन। नाम क्या है, वर्गीज कुरियन। नाम थोड़ा अलग है। तो इन्हें भारत का जो है मिल्कमैन कहा जाता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया, द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वर्गीज कुरियन। चलिए, अब हरित क्रांति लाया तो सही, लेकिन उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव, कोई भी अगर हम काम करते तो उसका दो जो है पहलू हो ही जाता है, कि एक सही और एक गलत। कोई भी काम हो तो सही गलत हो ही जाता है, कि पहला जो इसमें सकारात्मक प्रभाव रहा इसका, और नकारात्मक। सकारात्मक में क्या हो सकता है कि हमारी जो खाद्यान्न की जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो गई। क्या नकारात्मक में क्या होगा, तो नकारात्मक को भी देख लेते हैं। तो पहले तो सकारात्मक को देखते हैं। सकारात्मक में क्या है, तो कृषि एक लाभकारी व्यवसाय हो गया। कृषि कैसा व्यवसाय हो गया, तो कृषि में जो विकास हो गया, फसल जो है अच्छी तरह से उपज होने लगे फसल की, तो कृषि एक लाभकारी व्यवसाय हो गया, कि कृषि से देश को लाभ जो है होने लगा। मशीनों और वैसी वस्तुओं बनाने में जो है कारखानों का विकास हो गया, कारखानों का विकास हो गया, मशीनों का विकास हो गया, कि अनाज उपजेगा तो अनाज से कुछ न कुछ उससे अलग अलग निर्माण किए जाएंगे, उसके लिए कारखानों का विकास होना अनिवार्य है। बेरोजगारी कुछ हद तक स्थिर हुआ, क्यों, क्योंकि लोगों खेती से जुड़ गए, तो इसलिए बेरोजगारी कुछ हद तक रुक गया। भारत का खाद्यान्न संकट दूर हो गया। उपज बढ़ने से जो है अनाज की कालाबाजारी बंद हो गई। पहले क्या था कि अनाज कम था तो ब्लैक में ज्यादा बिकते थे, इतने कीमत पे जितने कोई अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उसकी जो कालाबाजारी है वो बंद हो गई, ब्लैक मार्केट बंद हो गई अनाज की। फिर इसके नकारात्मक प्रभाव क्या बना, तो धनी लोग द्वारा छोटे किसानों की भूमि जो है छीन लिया गया। अब देखा कि बड़े बड़े जो किसान हैं जिसके पास जो है संपत्ति ज्यादा है, उसने देखा कि कृषि का जो विकास जो है सही तरीके से हो रहा है, तो अगर हम हमसे जो छोटे किसान हैं उनसे हम अगर जमीन छीन लेंगे तो उसकी जमीन पर भी हम फसल उपजा पाएंगे, तो भी हमारा ही हुआ। तो उसने क्या कर दिया, तो बड़े बड़े जो किसान हुआ करते थे उसने छोटे छोटे किसानों की भूमि जबरन छीनने लगे, तो ये नकारात्मक प्रभाव ये हुआ एक। फिर पुरानी तकनीकी को जानने वाले लोग बेरोजगार हो गए, जो रोज अब क्या हुआ, तो अब मशीनों से खेती होने लगा, मशीनों से रासायनिक जो उर्वरक है उनसे होने लगा। ये जो ऑर्गेनिक है सब भूल ही गए उसको। ये जो क्या, तो लोग क्या करने लगे कि जितने भी रासायनिक खाद्य है उसका उपयोग करने लगे, तो इस सब से क्या हुआ कि मशीनों से करने लगे, तो पुराने तरीके से जो करते थे खेती वो लोग बेरोजगार हो गए, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जो है बढ़ने लगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, सामाजिक तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुआ। समाज में तनाव बढ़ने लगा और संघर्ष लोग एक दूसरे से करने लगे। फिर कृषि क्षेत्र में भी सट्टेबाजी हो गई। सट्टेबाजी जो है कृषि क्षेत्र में भी आ गया। चलिए, योजना आयोग जो 12 जो है लागू किए गए थे, 12 टोटल। पंचवर्षीय योजना 12 जो है टोटल। तो पंचवर्षीय योजना जो 12 है वो इस प्रकार है। आपका पहला जो है प्रथम 51 से 56 हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरा क्या है, तो दूसरा योजना 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल पे आधारित है, पीसी महालनोबिस। तीसरी योजना गॉडगिल योजना है, जो किस पे आधारित है, तो गॉडगिल योजना पे आधारित है। ये 61 से 66। तो इस प्रकार से टोटल जो है 12 है। टोटल जो है कितने हैं, तो 12 है। लक्ष्य क्या है वो भी यहाँ पे दिया गया है। 12वीं जो योजना है ये 2012 से 17, लास्ट यही 2012 से 17। लक्ष्य क्या रहा इसका, तो लक्ष्य यही है कि सतत विकास और समावेशिक विकास पे ध्यान दिया गया। तो इनको एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरह से, कोई याद रहे ना रहे, पहली दूसरी और लास्ट 12वीं आपको याद होनी चाहिए, जरूरी। और बाकी आपको याद है तो बहुत अच्छे, बेहतरीन। चलिए, तो हमने क्या देखा कि किस प्रकार से, पहले तो हम जो 12th की जो आपकी बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें हमने पहले तो किस प्रकार से देखा कि हमारे पास स्टार्टिंग में चुनौती क्या रही। दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि एक दल का प्रभुत्व यानी कांग्रेस का दबदबा, कांग्रेस का दबदबा कैसा रहा। फिर हमने देखा लास्ट में ये जो थर्ड चैप्टर है, इसमें हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमने देश को विकसित करने के लिए, उसे विकास की राह पे ले जाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, किस प्रकार से हमने काम किया था। चलिए, तो आज का चैप्टर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।